हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस नए लेक्चर में हम टॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बेंडिंग को एरोस्पेस से कनेक्ट किया था, बकलिंग को एरोस्पेस से कनेक्ट किया था, और हम फॉर एग्जांपल बेंडिंग में एक सिंपली आइडियल केस से कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड एट द एंड से लेकर के शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए एक्चुअल विंग तक गए थे। ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम पढ़ा था। कॉलम में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंड कंडीशन के हिसाब से क्रिटिकल लोड क्या होगा, और उसको हमने एरोस्पेस से कनेक्ट किया था कि अगर मान लीजिए कोई विंग है, उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रट है, ठीक है, तो कितना मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे मैंने एरोस्पेस से कनेक्ट किया था। वैसे ही आज मैं टॉर्शन को थोड़ा पढ़ाऊंगा और उसको कनेक्ट करूंगा एरोस्पेस से। ठीक है, देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है, ब्यूटीफुली स्टडी स्टे लेवल फ्लाइट में फ्लाई कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब अगर ये विंग फ्लक्स है, जो कि एक्चुअल में होती है इलास्टिक नेचर की, ठीक है, हम रिजिड मान करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं एट ए स्टार्टिंग लेवल, पर ये एक्चुअली में इलास्टिक होती है, फ्लेक्स होती है। ठीक है, अब अब मान लीजिए ये कोई टॉर्शनल एक्सिस है और ये लिफ्ट वेक्टर है, तो वो क्या करेगा? वो इट विल ट्राई टू ट्विस्ट द विंग, ठीक है, और जो एंगल ऑफ अटैक पर फ्लाई कर रहे हैं वो एंगल ऑफ अटैक बदल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके की ट्विस्टिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है कि अगर ट्विस्टिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, और साथ में इनर्शिया फोर्स है, तो इन सब के कपलिंग में एक काफी डेंजरस फिनोमेना होता है। हम अब आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर में, फ्लटर पढ़ाएंगे, एरोलास्टिसिटी का पार्ट इस कोर्स में, तब हम आपको बताएंगे फ्लटर के बारे में इन डिटेल। ठीक है, तो पर ऐसा फिनाऊ टॉर्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने बेंडिंग पढ़ा, बकलिंग पढ़ा, एरोस्पेस से कनेक्ट किया, अब टॉर्शन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, एक रॉड ले ली, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक हमने रॉड ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रफली हमने ये ड्रा कर दिया। ठीक है, एक एंड पे फिक्स भी कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जब मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉर्क लगाया, टॉर्च टी टॉर्क दे दिया, अब ये क्या करेगा? अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपका यहाँ पे है ए, तो वो खिसक करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम फिक्स पॉइंट से मेजर करें, ठीक है, तो हम इसको टॉर्क की वजह से, ये जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे बी पे पहुंच गया, ये एंगल कम है। अब ऐसे इसको समझे, कोई स्मॉल एलिमेंट यहाँ से निकाल लीजिए जो कि पहले रेक्टेंगुलर शेप में था, पर अब क्या होगा, ऐसे ट्विस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ट्विस्ट हो गया, टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनना है, ये एंगल जो है यही फॉर एग्जांपल मान लीजिए गामा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ए है और ये बी पॉइंट है, तो आप, और ये मान लीजिए लेंथ जो है वो एल है, तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, tan गामा इक्वल टू ए बी बाई एल, इक्वेशन 1, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, सेंटर पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, और वो एंगल जो है वो थीटा डी नोट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर ये रेडियस आर है, तो व्हाट इज आर थीटा, ए बी इक्वल टू आर थीटा, आर इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, सिंपली। ओके, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल tan गामा इक्वल टू
आर थीटा बाई एल, ठीक है, आर थीटा बाई एल, ये आर थीटा बाई एल आ गया, ठीक है। अगर गामा बहुत छोटा है तो टाइन गामा इक्वल टू गामा होगा, तो आप गामा इक्वल टू लिख सकते हैं आर थीटा, हम जो है गामा और आर को में कोई ना कंफ्यूज हो, इस वजह से आर को हम ऐसे डिनोट कर, ठीक है, ठीक है, और इसको हम ओके, ऑलराइट। अब तो हमने गामा इक्वल टू आर थीटा बाई एल लिख दिया। अब अगर इसको ले लें, हम इसको ऐसे यहाँ पे ड्रा करें, जिससे मान लीजिए ये पॉइंट कोई आर है, ये पॉइंट सेंटर है और ये रेडियस आर है, तो अब क्या हो सकता है, हम एक जनरलाइज पॉइंट भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए ये एलिमेंटल है जिसका एरिया डी ए है और यहाँ से डिस्टेंस ये रो है, तो इसका मतलब है कि जनरलाइज हम आर के जगह पर रो लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि आर तो पूरा सरकमफ्रेंस पूरा दिखाएगा ना। हम इनसाइड द पॉइंट, ये हम क्यों ले रहे हैं ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्कुलर सिलेंडर जो कि सॉलिड है, आपने क्रॉस सेक्शन ये लिया, तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस जो होगा वो ऐसे वेरी होगा कि सेंटर पर तो जीरो होगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो टाउ है एंड जो ये है ये रो है, ठीक है। तो हमें शेयर स्टेबिलिटी तो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख करके, एक तो इक्वेशन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए इसको। अब देखिए, अब इसी डायग्राम को देखिएगा तो आप लिख सकते हैं कि टाउ रो डी ए इंटीग्रल 0 to r will be the torque, right। अब 0 to r टाउ रो स्क्वायर डी ए बाई रो, एंड आप जो है टाउ बाई रो को बाहर निकाल लीजिए, तो रो स्क्वायर डी ए, राइट, और टाउ बाई रो, और इसको बोल देते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिल गया, T इक्वल टू टाउ जे बाई रो, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन जो हमने निकाला था दैट वाज गामा इक्वल टू रो थीटा बाई एल, ठीक है। तो या इसको टाउ को लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू टी रो बाई जे, ये भी लिख सकते हैं। तो ये शेयर स्ट्रेन का फार्मूला हुआ और ये शेयर स्ट्रेस का फार्मूला हुआ, ठीक है, ऑल राइट। अब सवाल ये उठता है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू टी एल बाई जी जे। तो ये हुआ एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन 4 बना दिया। इस क्वेश्चन को आप 5 कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप 6 कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप इक्वेशन नंबर 4 से आप शेयर स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 5 से शेयर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 6 से एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड कर सकते हैं। और ये जो जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस होता है फॉर एग्जांपल बेंडिंग के केस में, वैसे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स है, शेयरिंग इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस के यहाँ पर शेयर मॉडुलस होगा और जिसको जी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसको शेयर मॉडुलस बोलते हैं। और जो जे है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि हमने बताया है कि कैसे आ रहा है यहाँ पे रो स्क्वायर डी ए 0 to r। ठीक है, ये सीधा क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने का पास ये सिलेंडर है सॉलिड 1, इसकी रेडियस r है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, π/2 r स्क्वायर होगा। अगर यही मान लीजिए हॉलो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो हॉलो सिलेंडर को ड्रा करें, ठीक है, इनसाइड we can draw one more, okay, and this is a center point, this we can denote ri और आउटर रेडियस आप डिनोट कर सकते हैं r0 तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख सकते हैं π/2 r0 स्क्वायर माइनस ri स्क्वायर, राइट। तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। और आप ये भी देखिए कि इसका एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द शेयर मॉडुलस। आप नॉन टॉर्क लगा दीजिए, आपको लेंथ भी पता है एल, मेजर कर लीजिए, ठीक है, एंड सिंस डायमेंशन भी पता है तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल जाएगा। अगर सॉलिड है तो आर पता है और हॉलो है तो r0 एंड ri पता है, तो जे पता है, पता चल जाएगा। तो आप नॉन टॉर्क लगा करके ट्विस्ट मेजर करके जे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एंड में प्रोसीजर लगा दूंगा हाउ टू डू दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्शन, बट दिस कॉन्सेप्ट जो हमने आज किया है, ठीक है, इसको हम जब हम एरो इलास्टिसिटी पार्ट पढ़ाएंगे तब मैं इस टॉर्शन के महत्व को कनेक्ट करूंगा और डीपली एरोस्पेस से, और समझाऊंगा कि ये जो हमने बेंडिंग पढ़ा है, बकलिंग पढ़ा है, और ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अभी टॉर्शन पढ़ा है, तो उनमें से बेंडिंग और टॉर्शन का कितना महत्व होता है जब ये एक दूसरे में कपल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेपरेटली टॉर्शन है विंग में तो कोई बात नहीं है, फॉर एग्जांपल सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर विंग में बेंडिंग है सेपरेटली नो प्रॉब्लम, टॉर्शन है सेपरेटली नो प्रॉब्लम, बट जब कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन होता है तो दैट विल लीड टू द फ्लटर, ठीक है। तो वो मैं तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट जो आज मैंने पढ़ा है दैट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू द एरोस्पेस सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ, आई मीन टू से एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हर एक इस कॉन्सेप्ट का आपको महत्व समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, थैंक यू सो मच।